चाहे हम प्राचीन राजनीति की बात करें, चाहे मध्यकालीन हो या वर्तमान, महिलाओं का मुद्दा हमेशा से एक ज्वलंत मुद्दा रहा है। आखिर वो दिन कब आएगा जब महिलाओं से संबंधित सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, मैं विजय तिवारी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहाँ हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSE 143 के चैप्टर नंबर 10 महिला आंदोलन की चर्चा करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम सुनते ही आपको लगता होगा कि ये चैप्टर आपको आता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में महिला आंदोलन के मुद्दे बताए जाएंगे, फिर गांधी जी का महिलाओं के बारे में दृष्टिकोण, और भारत में हुए कुछ आंदोलनों में महिलाओं की क्या भूमिका रही, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में चर्चा की जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले चैप्टरों की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उनको जरूर देख लीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है, जहाँ प्रस्तावना में हमें यही बताया जा रहा है कि जब हम भारत में महिलाओं की बात करते हैं तो लंबे समय से भारत में महिलाओं को शक्ति का रूप माना जाता है, एक पावर मानी जाती है। आप प्राचीन भारत में देख लो, प्राचीन भारत में महिलाओं को धार्मिक और सांस्कृतिक समारोह में बिल्कुल राइट टू इक्वलिटी थे, समान अधिकार प्राप्त थे। वो घर से बाहर काम करने जाती थी, किसी मुद्दे पर अपना विचार व्यक्त करती थी। लेकिन समय बीता, कुछ सामाजिक परिवर्तन आए, कुछ सांस्कृतिक परिवर्तन आए, जिसकी वजह से भारत में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती गई। परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे आंदोलन हुए, और आज़ादी से पहले भी आज़ादी के बाद भी लगातार कुछ उच्च वर्ग की महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। बात की जाए ठोस वास्तविकताओं की, तो भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में विरोधाभास है। यानी कि एक वर्ग ये कहता है कि वुमेन एम्पावरमेंट नाम की कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि महिलाएं पहले से ही क्या हैं, सक्षम हैं। एक बार मेरी क्लास चल रही थी और एक लड़की से मैंने कहा कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बोलिए, तो वो लड़की पता क्या बोलती है, कह रही है सर मेरे पास ना वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं है। बताओ क्यों? वो कह रही है कि हमारे यहाँ तो महिला वैसे ही एम्पावर्ड हैं, मजबूत हैं, सक्षम हैं। जहाँ पर देवियों के रूप में उसकी पूजा की जाती है, काली और दुर्गा के रूप में उसकी भक्ति की जाती है, हम कैसे कह सकते हैं हाँ महिलाओं की स्थिति खराब है? लेकिन वहीं दूसरी ओर उसने कहा कि ज़रूरत है तो अपने अधिकारों के प्रति अवेयर होने की, ज़रूरत है तो हर एक व्यक्ति को जागरूक होने की, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने की, क्योंकि यहाँ पर कोई दबा नहीं है। दबी है तो मनुष्यता दबी है, दबी है तो मानवता दबी है। जितनी स्त्री पीड़ित है उतना ही पुरुष भी पीड़ित है। तो बात तो सही कह रही थी लड़की। तो यहाँ पर भी लिखा है, एक तरफ देखो तो आप भारतीय देवियों की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ घरेलू हिंसा होती है, सामाजिक उत्पीड़न होता है। महिलाओं की बड़ी संख्या शिक्षित भी, एक तरफ घर से बाहर नौकरी करने भी जा रही है, जबकि एक तरफ बड़ी आबादी को शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। व्यवसाय में देख लो, आप खेल जगत में देख लो, शिक्षा में देख लो, महिलाओं की स्थिति अच्छे से अच्छी हो रही है, लेकिन अभी भी उन्हें पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता। लेकिन मैं ये कहता हूँ इन किताबों के खिलाफ कि महिला को पुरुष के बराबर क्यों माना जाए? क्योंकि अगर आप महिला को सिर्फ पुरुष के बराबर लेकर आओगे तो ये तो दिक्कत है। महिला और पुरुष को दोनों को मनुष्य के बराबर ले आओ। क्यों? आप क्या सोचते हो पुरुष के अधिकार नहीं मारे जा रहे? एक रिक्शा वाले से पूछना, कोई भी चांटा मार के चला जाता उसे। तो ना आप ये मत कहो कि स्त्री पुरुष के बराबर आएगी, आप ये कहो स्त्री और पुरुष दोनों के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पुरुष भी पीड़ित हैं और ये आवाज़ उठनी चाहिए। खैर, चैप्टर महिला आंदोलन है तो यहाँ पर बात की जाएगी, कुछ चीज़ें हैं समाज में गलत, जैसे लड़के के जन्म पर खुशी मनाई जाती है लेकिन लड़की के जन्म पर नहीं। ऐसे में सरकार अलग अलग भूमिकाएं अदा कर रही हैं। भारत में कुछ संगठन हैं जो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, जैसे AIWC यानी कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, NCW यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली में सहेली कार्यक्रम, स्त्री संघर्ष, हैदराबाद में अस्मिता, बेंगलुरु में विमोचना, दिल्ली महिला आयोग। इस टाइप की बहुत सारी संस्थाएं भारत में कार्यरत हैं। महिलाओं के बारे में अगर गांधी जी का दृष्टिकोण रखोगे तो गांधी जी ये कहते हैं किसी भी देश में आधी जनसंख्या स्त्रियों की होती है, और अगर आप स्त्रियों को आगे नहीं बढ़ा रहे तो इसका मतलब ये है कि आधे देश का आप विकास नहीं कर रहे हैं। गांधी जी एक बहुआयामी विचारक थे, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो, धार्मिक मुद्दों पर हो, हर चीज़ पर उन्होंने विस्तार से लिखा है। समाज में महिलाओं की स्थिति से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि उन सब बुराइयों में जिसके लिए मनुष्य जिम्मेदार है, उन सही बुराइयों में जिसके लिए मनुष्य जिम्मेदार है, कोई भी बुराई इतनी शर्मनाक नहीं है जितनी स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार है। क्योंकि मानवता की आधी आबादी स्त्री है और उसके प्रति दुर्व्यवहार हो रहा है, इसका मतलब मानवता आधी कहाँ है, शोषित है। गांधी जी कहते हैं मैं महिलाओं को कमजोर मानता ही नहीं हूं। गांधी जी क्या कह रहे हैं? मैं महिलाओं को कमजोर नहीं मानता। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक नेक होती हैं, और आज भी वो त्याग, मौन, पीड़ा, विनम्रता, विश्वास और ज्ञान की मूर्ति हैं। पुरुषों से अलग उनकी अलग पहचान है, वो उनकी अलग आत्मनिष्ठा है, आत्मनिर्भरता का मार्ग है वो। उनका मानना था कि सत्याग्रह के सिद्धांतों पर अपने स्वयं के प्रयासों से महिलाएं समाज में अपनी जगह बना सकती हैं। वो नहीं चाहते थे कि कोई महिला अपने को पुरुष के लिए भोग की वस्तु समझे।
वो नहीं चाहते थे वो अपने पुरुष को स्वयं को सजाए संवारे, यानी कि अपने पुरुष के लिए स्वयं को सजाए संवारे, ऐसा वो नहीं चाहते थे। क्योंकि अगर ऐसा एक स्त्री सोचेगी तो पुरुष द्वारा बनाई गई व्यवस्था के सामने कमजोर पड़ जाएगी। देखिए, आप जब फेमिनिस्ट के विचारों को पढ़ोगे ना, फेमिनिज्म को पढ़ोगे आप, तो पता है आपको क्या पता चलेगा? तो आपको पता चलेगा कि वो पायल पायल नहीं थी, वो पायल तो उसके पैर में बेड़ियां थी, ताकि जब वो चले तो वो बजे, और वो बजे तो पता चल जाए कि वो कहाँ पर है। तो कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजें रखी गई, और आज उसे ही लोग क्या समझ रहे हैं, श्रृंगार। और गांधी जी यही तो कह रहे हैं। गांधी जी कह रहे हैं कि पुरुष द्वारा निर्मित व्यवस्था, पुरुषों ने जो व्यवस्था सिस्टम बनाया है ना, उस सिस्टम में अगर महिला फंसती है तो वो खुद को कमजोर बना ही लेती है। वो ऐसे में त्याग की एक मूर्ति बनकर रह जाती है, वस्तु मात्र बनकर रह जाती है। गांधी जी पुरुष और स्त्री को एक समान मानते थे। उनका कहना था कि दोनों की समस्याएं एक जैसी हैं, दोनों समान जीवन जीते हैं। तो ऐसे में महिलाओं को भी एक्टिव करना होगा। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया ताकि वो समाज में उचित स्थान प्राप्त कर सकें। तो ये महिलावाद था, ये गांधी जी के महिलाओं पर विचार थे। भारत में महिला आंदोलन की अगर बात की जाए तो आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी महिलाओं ने आंदोलनों में बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया, लेकिन हालांकि इन दोनों में बहुत अंतर था। आज़ादी से पहले की बात की जाए तो जितने भी आंदोलन हुए वो समाज सुधार से पहले, समाज सुधार के लिए हुए। जैसे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने आर्य समाज की स्थापना करी। ये आंदोलन सिर्फ सती विवाह, पुनर्विवाह, तलाक, महिला शिक्षा, पर्दा प्रथा, बहुविवाह और दहेज जैसी समस्याओं पर केंद्रित है। यानी कि आज़ादी से पहले आप महिला आंदोलनों की बात करोगे तो कॉमन प्रॉब्लम्स होंगी। सती प्रथा थी, उसे खत्म करने की बात होगी, महिलाओं की शिक्षा की बात होगी, महिलाओं को घर से बाहर जाने की बात होगी, पर्दा प्रथा की बात होगी, इवन विधवाओं के विवाह की बात होगी, दहेज प्रथा की बात होगी। लेकिन आज़ादी के बाद जो महिला आंदोलन होंगे वो एक अलग टाइप के होंगे। 19वीं सदी की शुरुआत में आप देखोगे तो उच्च जाति के जो अभिजात वर्ग थे, केवल उन्हीं की महिलाएं बाहर निकल पाती थी, उनकी स्थिति अच्छी थी। आगे चलकर स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह और सती के खिलाफ अभियान जैसे मुद्दे लोकप्रिय होने लगे। बड़े बड़े मीटिंग होने लगी, बड़े बड़े सम्मेलन होने लगे। आज़ादी की बात की जाए तो आज़ादी के बाद आंदोलन कुछ अलग टाइप के हुए। लैंगिक समानता की बात की गई, स्त्री पुरुष के समान दर्जे की बात की गई, पितृसत्ता की बात की गई, श्रम के लिंग विभाजन की बात की गई। यानी कि पहले काम करवाया जाता था और पता है क्या है, स्त्रियों को कम पैसे दिए जाते थे, पुरुषों को ज़्यादा। तो इन्होंने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, श्रम अगर एक बराबर है तो वेतन भी एक बराबर होना चाहिए। तो कुल मिलाकर भारत में जो महिला आंदोलन हुए चार टाइप के हुए। पहले टाइप में आते हैं आदिवासी, किसान और औद्योगिक जैसे आंदोलन। दूसरे में आते हैं काम की परिस्थितियों में सुधार वाले आंदोलन। तीसरा, पुरुषों के मुकाबले कम वेतन के खिलाफ आंदोलन। और चौथा, पुरुषों और बच्चों को प्रभावित करने वाले मुद्दे जैसे गर्भपात, बच्चों को गोद लेना, यौन शोषण, इस टाइप के आंदोलन। तो चार टाइप से महिला आंदोलन को बांटा गया है। तो चलिए भारत में हुए कुछ महिला आंदोलन की चर्चा करते हैं। तो देखो, अगर आपने ना 8वां चैप्टर पढ़ा हो, कौन सा 8वां चैप्टर अहिंसात्मक आंदोलन, तो कुछ ना चीज़ें उस वाले चैप्टर में हैं। तो मैं जो उस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, मैं इस चैप्टर में वो चीज़ें नहीं पढ़ाने वाला। जैसे कि चिपको आंदोलन मैंने उसी चैप्टर में पढ़ा लिया था कि चिपको आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी। जैसे कि यहाँ पर बस कुछ महिलाओं के नाम एक्स्ट्रा दिए गए हैं, जैसे मीरा बहन, सरला बहन, विमला बहन, हिमा देवी, गौरा देवी, गंगा देवी, इतवारी देवी, चमुना देवी। तो इन सभी महिलाओं ने किस प्रकार से चिपको आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी। चिपको आंदोलन क्या है, मैं 8वें चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, तो वो वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को लेंथी बनाने का कोई भी फायदा नहीं है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की चर्चा ही मैंने वहीं पर कर ली थी कि किस प्रकार से मेधा पाटेकर ने एक अथक प्रयास किया था। ये मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, दहेज विरोधी आंदोलन जो यहाँ पर नया है। तो देखो, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए आप 8वें चैप्टर की ऑडियो जरूर सुन लीजिए, वहाँ पर मैंने विस्तार से चर्चा करी है। तो दहेज विरोधी आंदोलन की बात करेंगे आप, तो 1961 में दहेज के लिए कानून आया। 1961 में प्राचीन काल से एक सामाजिक बुराई रही है जिसने भारतीय सोसाइटी को और महिलाओं को इससे त्रस्त रखा है। इसके कारण लोग और परिवार लड़की को जन्म के एक बोझ के रूप में देखने लगते हैं। 1980 के दशक में देश के सभी हिस्सों में दहेज हत्याएं की खबरें आने लगी। बड़े पैमाने पर महिलाओं को जलाकर मार दिया जाता था। 1977 में आंदोलन को गति मिली। महिलाएं दहेज को लेकर किए जाने वाले अपराधों के खिलाफ प्रेरित हो गई, उन्होंने आवाज़ उठाई। बहुत सारी महिलाएं बेचारी आत्महत्या करी, बहुत सारी महिलाओं की हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में सबसे पहले विरोध शुरू हुआ। फिर आगे चलकर दिल्ली में एक महिला दक्षता कमेटी थी, उसने दहेज के मुद्दे को उठाया। स्त्री संघर्ष भी एक नारीवादी संगठन था जिसमें दहेज उत्पीड़न के मामले पर रोज चर्चा होने लगी। 1 जून 1979 को एक बहुत बड़ा जुलूस आयोजित किया गया। दहेज को लेकर तरविंदर कौर की हत्या कर दी गई और उसकी हत्या उसकी सास और ननद ने की थी। विरोध की शुरुआत इंद्रप्रस्थ से होती है, इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज से। और बड़े पैमाने पर कमेटी क्या करती है, जुलूस निकालती है। सब लोग संघर्ष की बात करते हैं, वो कहते हैं कि तरविंदर कौर को न्याय मिलना चाहिए। इससे पहले दिल्ली में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ था, लेकिन जो ये वाला विरोध प्रदर्शन हुआ, इसने
सोसाइटी की आंखें खोल दी। इस आंदोलन ने दिखा दिया कि दहेज उत्पीड़न जैसे मामलों में लोगों के बीच उठाने से महिलाओं और सोसाइटी पर गहरा प्रभाव पड़ा है। लेकिन फिर भी लोगों के सामने समस्याएं आई। पता है क्या समस्याएं आई? कि विवाह के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदल गया। महिला जो अपने पति या ससुराल के लोगों द्वारा उत्पीड़ित की जाती थी, उसके पास और कोई चॉइस ही नहीं होती थी। अगर उसे छोड़ भी दिया जाता था तो उसे कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं होता था। मकान मालिक अपने घर पर अकेली महिलाओं को किराए पर नहीं देता था। उन्हें वैश्यावृत्ति का डर लगता था। महिलाओं को सामाजिक रूप से इस प्रकार से तैयार किया जाता था कि वो अपने आप को आज्ञाकारी माने। नारी रक्षा कमेटी, महिला दक्षता कमेटी के प्रयासों से समाज के सही वर्गों में आंदोलन हुए। देश में कानूनी व्यवस्था बनी और कई नई चीजें जोड़ी गईं। दिसंबर 1983 में आपराधिक कानून अधिनियम पारित हुआ और इंडियन पिनल कोड की धारा में 498A जोड़ा गया कि भैया शारीरिक और मानसिक रूप से आप उत्पीड़न नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो गैर जमानती अपराध है, आपको जमानत नहीं मिलेगी और 2 सालों तक जेल में जाओगे आप। शादी के तहत पहले 7 वर्षों में अगर महिला मृत्यु हो गई तो उसकी पोस्टमार्टम करवाना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि वो ये देखते हैं कि कहीं आपने किस टाइप से उसे मार तो नहीं दिया। ऐसा केंद्र सरकार ने 1980 में आदेश दिया था। अगर संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत होती है तो मौत की जांच और पोस्टमार्टम जरूर होगा। और अगर आप प्राकृतिक रूप से मौतें हुई हैं तो ये मान के चलिए आप उम्र कैद के रूप में अंदर चले जाओगे। तो इतने सारे प्रयास सरकार की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं भारत में होती रही हैं और आप सभी इस चीज़ को जानते हैं। अगला जो आंदोलन है वो निषेध आंदोलन है। इस आंदोलन की चर्चा ये मैं 8वें चैप्टर में कर चुका हूँ कि आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने किस प्रकार से ताड़ी के विरोध में यानी कि शराब के विरोध में आंदोलन किया। और केवल ये आंदोलन शराब के विरोध में नहीं था, बल्कि बड़े पैमाने पर जो घरेलू हिंसा होती थी, उनके साथ मारपीट होती थी, इसके खिलाफ भी आंदोलन था। तो इसके लिए आप पूरा पूरा 8वां चैप्टर देखिए, जहाँ मैंने बहुत अच्छे से आंध्र प्रदेश में अरक विरोधी आंदोलन या शराब विरोधी आंदोलन पढ़ाया है। ये चीज़ नहीं है खाप पंचायतों के खिलाफ आंदोलन। देखो पता क्या होता था, 1995 की बात है, हरियाणा के जिंद जिले की। तो यहाँ पर जो खाप पंचायत थी, इन्होंने आदेश दिया और आदेश में ये था कि एक लड़की थी वो शादी नहीं कर सकती थी, लेकिन पंचायत के आदेश के खिलाफ उस लड़की ने शादी कर ली। सजा के रूप में पंचायत सदस्यों ने आदेश दिया कि लड़के की 12 वर्षीय बहन के साथ रेप कर दो। यानी कि जो लड़का जिसने उससे शादी करी है उसकी 12 साल की एक बहन थी, उसके साथ रेप कर दो। ऐसा हरियाणा के जिंद जिले की पंचायत कह रही है। देख लीजिए आप कितना बढ़िया निर्णय दे रही है। गांव के पुरुष और महिलाओं के बीच एक तीखी लड़ाई शुरू हो गई। पुरुष आदेश के पक्ष में थे, हाँ भाई उस लड़के को बलात्कार कर देना चाहिए, पंच ने कहा है। जबकि महिलाएं कह रही थी अच्छा किसी के बाप की जागीर है क्या। ऐसे में एक समाज सुधारक थी जगमती सांगवान, उनके नेतृत्व में लगभग 1000 महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कुछ लोग हालांकि इस प्रदर्शन में पंचायत के आदेश का समर्थन कर रहे थे। सांगवान ने एक बहुत बड़े जन आंदोलन को बढ़ावा दिया। आगे चलकर तो लगभग 50,000 महिलाएं इस कमेटी के सदस्य बन गई। उनका मानना था ये पंचायतें ना इस आधार पर निर्णय देती हैं कि महिलाएं परिवार का सम्मान होती हैं, तो ऐसे में महिलाओं के साथ कुछ भी कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत टॉप लेवल का एक आंदोलन है गुलाबी गैंग। आप सभी जानते हो गुलाबी गैंग के बारे में, बड़ी ज़बरदस्त कहानी है इसकी, सुनाता हूँ मैं आपको। बात है उत्तर प्रदेश की, जिला है बांदा। एक लड़की है जिसका नाम है सुमन सिंह चौहान। 2002 में एक घटना देखती है ये। पता है क्या घटना देखती है कि उसकी एक दोस्त थी और उसकी दोस्त का पति था शराबी। और वो शराबी ना पति अपनी पत्नी को बहुत पीटता था। और वो पत्नी उसकी दोस्त थी, किसकी दोस्त, सुमन सिंह चौहान की। एक दिन सुमन ने पता क्या करा, अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा करा, पड़ोसियों को इकट्ठा किया, अपने दोस्त के घर पहुंची और उसके पति को दबा के पेल दिया, खूब पीटा उसने। इस घटना से बदौसा में महिला रक्षकों के एक समूह का जन्म हुआ। उन लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया कि भैया जो भी बंदा घरेलू हिंसा करेगा हम उसे पेलेंगे, हम उसे पीटेंगे, जिसे जो करना है कर लो। यानी कि एक तरीके से एक ऐसी गैंग बन गई जिसे मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों की नज़रों में तो ये बदमाशों की गैंग बन गई, लेकिन एक सोशल वर्कर गैंग थी कि पुलिस कुछ नहीं करने वाली, हम करेंगे जो करना होगा। महिलाओं ने अपने इस समूह का नाम रख लिया गुलाबी गैंग। गैंग की गतिविधियां केवल लिंग आधारित बुराइयों तक सीमित नहीं थी, बल्कि जो लोग जमाखोरी करते थे, घूसखोरी करते थे, जातिगत भेदभाव करते थे, सामाजिक बुराइयां करते थे, तो ये महिलाएं अपने गैंग की क्या करती थी, गुलाबी साड़ियाँ पहनती थी, हाथों में बांस की लाठियां लेती थी और फिर पहुंचती थी उस जगह जहां पर होती थी समस्या और वहां के लोगों को पेलम पेला पेलम पेला लपेट दिया। बदौसा भारत के 200 निर्धनतम जिलों में से एक है। अगर हम उत्तर प्रदेश के बदौसा की बात करें, यहाँ अशिक्षा है, जाति है, लिंग आधारित हिंसा है। गैंग की अधिकांश महिलाएं दलित कम्युनिटी की थीं। बीबीसी जो चैनल है उससे बातचीत जब होती है तो इनकी नेता जो होती है संपत पाल देवी, इन्होंने कहा कि हमारी मदद के लिए ना कोई व्यक्ति आता वाता नहीं है, अधिकारी और पुलिस तो भ्रष्ट हैं, गरीब के विरोधी हैं, इसलिए हम कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। तो कुछ अन्य मौक़ों पर हम गलत करने वालों को शर्मिंदा करना पसंद करते हैं। तो ऐसे में गुलाबी गैंग जैसे जो गैंगे हैं, जब समाज सोसाइटी कानून कुछ नहीं करता ना, तो ऐसी गैंग बनानी पड़ती भी हैं।
मणिपुर में आप देखो एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। ये आंदोलन के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, तो आप थोड़ा सा ना शर्मिंदगी महसूस करोगे। तो मणि अफस्पा ना एक कानून है जिसकी वजह से ना सेना वहाँ पर तैनात रहती है। तो मणिपुर में पता है, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट का इलाका है मणिपुर, और यहाँ पर संघर्ष वगैरह बने रहते हैं। तो मणिपुर में क्या था, अफस्पा तैनात थी, अफस्पा लागू था, यानी कि सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, जिसके माध्यम से यहाँ पर सेना थी। लोग इसका विरोध करते हैं, लोगों का मानना है कि जो ये सेना यहाँ पर रहती है जिसकी वजह से समाज में अशांति पैदा होती है। तो एक दिन क्या था, मणिपुर में अफस्पा के मुताबिक वहाँ पर सेना थी। तो एक लड़की थी शर्मिला। तो शर्मिला इस विरोध में आंदोलन कर रही थी। उसने 16 वर्ष लंबा उपवास भी रखा था इसके लिए, पूरी दुनिया में अवेयरनेस भी लेके आई थी। शर्मिला की बात की जाए तो उसने आगे चलकर 9 अगस्त 2016 में अपना उपवास तोड़ दिया था, क्योंकि उसका मानना था जब तक मेरे पास पावर नहीं आएगी जब तक कुछ नहीं होगा। उसने चुनाव लड़ा, सत्ता प्राप्त करने के तरीके अपनाए और सुशासन की स्थापना करी। इरोम शर्मिला के उपवास के दौरान एक ना घटना घट गई थी। घटना ये घटी थी मणिपुर की महिलाओं, इस घटना ने ही मणिपुर की महिलाओं को एकजुट किया। पता है घटना क्या थी? घटना ये थी, 11 जुलाई 2004 की बात की। असम राइफल्स के जवानों में से एक जवान ने, क्या हुआ होगा ऐसा कहा जा रहा है, मैं पक्का नहीं कह सकता, जैसा किताब कह रही है मैं वही बात कह रहा हूँ, कि 32 वर्षीय एक लड़की थी थंगजम मनोरमा, उसको गिरफ्तार कर लिया। और मनोरमा पर यह प्रतिबंध लगाया गया कि वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी का हिस्सा है। अगली सुबह मनोरमा की लाश मिली। ये माना गया दुष्कर्म के साथ उसकी हत्या करती है एवं उसके प्राइवेट पार्ट में गोलियां दाग दी गई। हत्या के 5 दिनों बाद मनोरमा पर सेना के अत्याचार के खिलाफ 30 महिलाओं ने इम्फाल पर सड़कों में विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि लोगों का मानना था कि सेना ने ये गोली दागी है, सेना ने उसका बलात्कार किया है। महिलाओं ने जो आंदोलन किया ये नग्न आंदोलन था, ये सारी महिलाएं नग्न थी, न्यूड थी। और मणिपुर की राजधानी में ये यात्रा हुई। हाथों में तख्ती थी जिस पर लिखा था कि भारतीय सेना हमारा बलात्कार करती है। सही महिलाएं चीखते हुए कह रही थी, हम मनोरमा माँ के साथ हैं, मनोरमा को माँ का दर्जा दिया गया। तो ऐसी घटनाएं भी भारत में हुई हैं। हम नहीं पढ़ते तो हमें नहीं पता। आपने आंखें बंद कर रखी, दुनिया उतनी छोटी नहीं है। आप दुनिया को देखिए। आगे निर्भया आंदोलन के बारे में, जिसकी चर्चा मैंने चैप्टर नंबर 8 में करी थी, कि किस प्रकार से दिल्ली में निर्भया का बलात्कार किया गया और आगे चलकर किस प्रकार से सरकार के खिलाफ पूरी की पूरी जनता एकजुट हुई। परिणाम था सरकार ने क्या करा, कानून बनाया कि बलात्कार के केस में माफ़ी नहीं होगी, अब फांसी होगी। आगे एक बहुत बड़ा मुद्दा जो भारत में लगातार चलता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो ये बात की गई थी भारत सरकार माइनॉरिटी के जो कानून है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, मुस्लिमों का जो पर्सनल लॉ है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ऐसे में बहुविवाह जैसी वो थी, प्रथाएं थीं। इसके साथ साथ अगर आप मुँह जवानी 3 बार तलाक कहते हैं तो आपने तलाक दे दिया। तो ऐसे महिलाओं के मुद्दों पर नारीवादी मुद्दों ने मुद्दा उठाया, लेकिन इन मुद्दों को उठाते वक्त पता है क्या समस्या थी? इन मुद्दों को उठाते वक्त समस्या ये थी कि जब जब इन मुद्दों की बात करो तो इन्हें धार्मिक रंग दे दिया जाता था। हमारे जो पॉलिटिशियन हैं ये धर्म के आधार पर विवाद करते थे। देखिए, महिला तो महिला है, वो किसी भी धर्म की हो। जब आप हिंदू धर्म की महिला की बात कर रहे हैं, उस अन्याय को मिटाने की बात कर रहे हैं, तब कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने एक अन्य धर्म की महिला की बात करी तो वहाँ से धार्मिक पहचान कैसे आ गई, ह्यूमनिटी क्यों नहीं है? तो देखो, ये ना साधारण जनता समझती है, लेकिन अब पॉलिटिशियन जानबूझ के लड़वाते हैं। और जो हमारी गंवार जनता है, अनपढ़ जनता है, इनकी बुद्धि तो वैसे ही विकलांग है, इस बुद्धि को तो कोई भी लपेट देगा। इनके अंदर तर्क करने की क्षमता नहीं है, लॉजिक समझते नहीं है। तो जब तक साधारण जनता लॉजिक नहीं देगी, तर्क नहीं करेगी, जब तक अवेयरनेस नहीं आ सकती। तो ऐसे में एक मुद्दा उठा, वो मुद्दा था शाहबानो का मामला। शाहबानो एक महिला थी, लगभग 62 ईयर उसकी उम्र थी। उसके पति ने उसे छोड़ दिया। उसने क्या करा, कोर्ट में याचिका दायर करी कि भैया मुझे मेरे पति से भरण पोषण चाहिए, इस उम्र में मैं कहाँ से आऊँगी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 1986 में। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो की याचिका को बरकरार रखा। इवन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन भी दिया, हाँ भाई शाहबानो को वेतन भत्ता मिलना चाहिए, उसके पति द्वारा उसे भत्ता देना चाहिए, भरण पोषण का अधिकार है उसे। मुसलमान इसके खिलाफ हो गए। मुसलमानों ने कहा सरकार, कोर्ट हमारे मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोर्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसे में उस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी। राजीव गांधी जी की सरकार ने संसद में एक कानून बनाया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। लेकिन उस समय देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हुए आगे चलकर, तो जिसकी वजह से इस विधेयक के समर्थन में भी और विरोध में भी बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन किए गए। महिला संगठनों ने यह कहा कि चुनावी राजनीति के लिए सरकार महिलाओं के हितों का बलिदान दे रही है। मुस्लिम वोट बैंक को मनाने के लिए महिलाओं को जो अधिकार मिलने चाहिए वो अधिकार नहीं मिल रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने समर्थन भी किया।
शाहबानो मामला चलता गया और ये मुद्दा उठ गया 3 तलाक में। सन 2016 में बीजेपी की सरकार ने क्या करा, इन्होंने ये कहा कि जो मुद्दा चल रहा था उसके खिलाफ इन्होंने एक कानून की बात करी और ये कानून आते आते 2019 हो गया। मुद्दा ये था, मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नियों को तलाक शब्द का 3 बार उच्चारण करते थे और अपनी शादी खत्म कर देते थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से ये प्रथा वैसे पाप के समान है, लेकिन ये मुस्लिमों के लिए आस्था का मामला है। बोर्ड के विचार में यदि पुरुष इस तरीके से तलाक नहीं दे पाएंगे तो पता है क्या होगा, तो वो अपनी पत्नियों की हत्या कर देंगे, ऐसे में अपराध बढ़ेगा, तो महिला जीवित रहे। देखो मुस्लिम पर्सनल लॉ ये कहता है कि अगर आप महिलाओं को छोड़ते हो तो आप क्या कर रहे हो, पाप कर रहे हो। लेकिन फिर वो कह रहा है कि देखो तलाक देना भी ठीक ही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है बहुत सारे लोग अपनी पत्नियों की हत्या कर दें, तो इस हिसाब से इस चीज़ को वाजिब ठहराया गया। लेकिन ये चीज़ तो गलत है ना। अब ऐसे में बहुत सारे लोग फ़ोन करके, ईमेल करके, मैसेज करके तलाक दे देते थे। पुरुषों ने पता है क्या करा, स्काइप, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से ऐसी तलाक दे दिया और ऐसे तलाक कहने से तलाक हो भी गया। ऐसे में बहुत सारे बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए, मुद्दे उठे। दिसंबर 2012 में 3 तलाक पर प्रतिबंध के लिए एक जन सुनवाई आयोजित की गई। लोगों ने प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और माइनॉरिटी कार्य मंत्री को बहुत सारे पत्र लिखे। तो आप ये सोच रहे हो ना कि एकदम से चीज़ें हुई, तो नहीं, 50,000 से ज़्यादा लोगों ने साइन करके चीज़ें भेजी हैं। 2016 में मुद्दा जब सामने आया, जब शायरा बानो और आफरीन रहमान ने सर्वोच्च न्यायालय में 3 तलाक को चुनौती दी। अगले कुछ दिनों में तो बहुत सारी महिलाओं ने सर्वोच्च न्यायालय में इस प्रकार की याचिकाएं दायर कर दी। मुख्य न्यायाधीश थे JS केहर, इन्होंने एक बहुधार्मिक बेंच का गठन किया और यह मुद्दा उठाया। आगे चलकर इन प्रथाओं को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। वर्तमान में 3 तलाक अधिनियम बन चुका है, जिसमें अब आप 3 तलाक कहकर सिर्फ नहीं दे सकते तलाक, आपको कोर्ट में चक्कर काटने ही होंगे। तो हम लोग ये सोचते हैं कि धार्मिक मुद्दा है, लेकिन मुद्दा धार्मिक है नहीं। मुद्दा ना ह्यूमनिटी का है, मुद्दा मानवता का है। ऐसे ही नहीं कि आप किसी को भी छोड़ दो, तो आप इसे धार्मिक चश्मा ना पहनाएं। एक एजुकेटेड जो सोसाइटी है ना, वो सबकी बात करती है। वो धर्म, जाति, भाषा, लिंग, जन्म स्थान इस आधार पर भेदभाव नहीं करती, और हमारे संविधान में इस प्रकार के प्रावधान किए भी गए हैं। अंत में चैप्टर का एक सारांश दिया है। भारतीय समाज जाति, धर्म, नस्ल, लिंग आदि बहुसांस्कृतिक समाज है। यहाँ पर राजनीति और समाज में बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट की बात की जाती है, उन्नति की बात की जाती है, प्रगति की बात की जाती है। लेकिन फिर भी लैंगिक मुद्दा भारत में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। ये मुद्दा देश में महिला आंदोलनों का बेस है। लंबे समय से आंदोलन चलते रहे हैं। हिंसा और भेदभाव के खिलाफ महिलाएं एकजुट हुई भी हैं और इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहा है, क्योंकि अब महिलाओं को काम करने के बेहतर सुविधाएं दी गई हैं, काम पर सुरक्षा दी गई है। बड़े पैमाने पर महिलाओं को आरक्षण जैसी सुविधाएं देकर राजनीति में अवेयर किया जा रहा है। लेकिन फिर भी कई कई बार ऐसा लगता है महिलाओं के खिलाफ जिस प्रकार से अपराध हो रहे हैं कि ये सब चीज़ें कागजों पर ज़्यादा हैं और ज़मीनी स्तर पर कम हैं। चैप्टर से प्रश्न बनता है, महिलाओं के बारे में गांधी जी का दृष्टिकोण क्या है, भारत में महिला आंदोलन की प्रकृति बताइए, दहेज विरोधी आंदोलन, आंध्र प्रदेश में निषेध आंदोलन, मणिपुर में अफस्पा के खिलाफ आंदोलन, निर्भया आंदोलन, किसी एक पर आप टिप्पणी कीजिए। मौलिक अधिकार और मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा कीजिए। आई होप सो इस चैप्टर से कोई प्रश्न आता है तो आप इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है। इसके साथ साथ आप अपनी एजुकेशन के माध्यम से सोसाइटी को अवेयर करने में भी योगदान देंगे, मुझे आपसे पूरी पूरी आशा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।